तो हम चाहेंगे कि थोड़ा थोड़ा सभी लोग जो है आप लोगों को आशीर्वाद के रूप में, क्योंकि आप लोग शिक्षक माने सम्मान किए हैं, तो इसलिए आग्रह करना चाहेंगे सुरेश सर आएँ और आपको कुछ चीज़ों के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद सर जी। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर हम दिशा एकेडमी की तरफ से सभी शिक्षकों और सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। और कहा गया है कि गुरु का दर्जा भगवान से ऊपर है। कबीरदास जी ने पहले ही बता दिया था कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस संसार में आकर हमें पता नहीं था कि किसका कौन सा दर्जा है, लेकिन गुरु ने ही हमको उस दर्जे तक पहुंचाया। और गुरु जितना मार्गदर्शन हमको दे देता है, जितनी शिक्षा दे देता है, जो ज्ञान दे देता है, उससे हम कभी उऋण नहीं हो सकते। कहा गया है, कबीरदास जी ने ही कहा है कि राम नाम के पटंतरे देवे को कछुना, काले गुरु संतोषी हौस रही मन माए। तो गुरु के ज्ञान के बदले हम उसको गुरुदक्षिणा से नहीं आंक सकते कि जो गुरु ज्ञान देता है उसकी भरपाई हम कभी नहीं कर सकते हैं। और किसी भी क्षेत्र में बिना गुरु के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और यहाँ तक कि आप जायसी को भी पढ़े होंगे, जायसी ने भी कहा कि सुआ है गुरु जो ही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। और जो हिंदी के खड़ी बोली के पहले कवि अमीर खुसरो जी हैं, उन्होंने तो और भी लाजवाब शब्दों में कहा कि छाप तिलक तज दीन हीरे तो से नैना मिला के, प्रेम मदी के बटवा पिला के, मोहि मतवाला कर दीनी रहे तो से नैना मिले के। खुसरो निजाम पे बलि बलि जाऊं, मुँह सुहागिन किन्हीं रेतों से नैना मिला के। तो यहाँ पर खुसरो जी अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया को बार बार बलिहारी हो जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसी ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान के बदले उनको इस संसार में सत्य असत्य का ज्ञान हुआ। तो पहले इनको बहुत अहंकार था अपने सुंदरता वगैरह आज पर, लेकिन जब गुरु का ज्ञान उन्हें मिला तब वो परमात्मा से जुड़ पाए। और तभी उन्होंने कहा कि छाप तिलक तज दीन हीरे तो से नैना मिला के, अर्थात परमात्मा से कौन भेंट कराया? गुरु ने। और किससे नैना? अर्थात गुरु से। गुरु के सानिध्य में जब आए तब उनको पता चला कि हाँ, यहाँ पर सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो प्रेम मदी का बटवा, प्रेम रूपी जो मदिरा है उसका पान करा के गुरु ने हमको इस संसार में सत्य असत्य से परिचित कराया। और गुरु के विषय में आप अगर बहुत ज़्यादा आप जानना चाहते हैं, कबीरदास का जो गुरुदेव को अंग है उसमें तमाम दोहे पड़े हुए हैं। गुरुदेव के अंग में वहाँ पर कहा गया है कि संसार में व्यक्ति आता है और समझ नहीं पाता है कि असत्य क्या है, सत्य क्या है। उसी के विषय में कबीरदास जी ने अन्यत्र भी कहा है कि पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, अब पैड़े में सतगुरु लिया मिला दीपक दिया हाथ। तो मैं भी इन संसार में आया, कबीरदास जी कहते हैं, तो मैं भी लोक वेद सांसारिक मोह माया के चक्कर में पड़ा हुआ था, लेकिन रास्ते में मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान रूपी जो दीपक दिया, उससे मैं अज्ञान के अंधकार से दूर कर पाया। और अज्ञान के अंधकार से उस पार जब आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर परमात्मा भी है, नहीं तो पहले कुछ पता नहीं था किस लिए हम आते हैं। तो गुरु का स्थान सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर है। अभी सर जी ने जैसे बताया कि हम सब, आपके अंदर बहुत सी खूबियाँ पड़ी हुई हैं, उसको केवल बाहर निकालना, मार्गदर्शन करना है। कहा गया कि जो घोड़े का मालिक होता है वो घोड़े को तालाब तक ले जा सकता है, उसे जबरन पानी नहीं पिलाया जा सकता। तो आपके अंदर भी कुछ जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए, और भरपूर आपके अंदर भरा हुआ है, सब कुछ क्षमताएं हैं,
बस वही बजरंग बली की तरह आपको याद दिलाना है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, तो जब संजीवनी बूटी लाने की बात हुई तो जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि का चुप साध रहा बलवान, अर्थात कोई जाने के तैयार नहीं था संजीवनी बूटी लाने। तो उनके पास बहुत अपार बल था, अपार शक्ति था। तब उन्होंने उनको बताया कि का चुप साध रहा बलवाना, अर्थात आपके पास तो अपार शक्ति है, आप जाइए ना। तो इसी प्रकार आपके अंदर भी अपार क्षमताएं हैं और हम लोग एक केवल प्रयास करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं आपको। अगर आप उसका अनुसरण करते हैं तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जैसा कि पता है आपको, हमारी संस्था में सर हिंदी पढ़ाते हैं और इनके बारे में आप लोग वीडियो पढ़ने वाली हैं, इनके बारे में आप जान जाएंगे। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे कि पंकज सर जो आपको अभी इनके शिक्षक दिवस के रूप में इनका ऐतिहासिक स्रोत क्या रहा, कैसे सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको बताएंगे। तो प्लीज़ सर। पता है कि इनके गांव का नाम सर्वपल्ली था, यहाँ तक तो आपने सुन ही लिया था, ठीक है। ये पिताजी इनको लेके चले गए तिरुपति मंदिर, का नाम आपने सुना होगा। ब्राह्मण व्यक्ति थे, पूजा पाठ में बहुत उनकी दिलचस्पी थी और फैमिली में ऐसे भी पैसे नहीं थे। तो फिलहाल उनके गांव से अपना इतना जुड़ा, तो कोई भी व्यक्ति अपने गांव को नहीं छोड़ना चाहता, उनको छोड़ना पड़ा मजबूरी बस। तो इन्होंने अपने नाम के आगे टाइटल में लगाना शुरू कर दिया सर्वपल्ली। बाकी पूरी लाइफ इन्होंने तिरुपति मंदिर के बगल में इनका मकान था, वहाँ पे बिताए हैं। जैसे बड़े हुए 5 भाई बहन हैं ये लोग, राधा कृष्ण साहब। और पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें, जब 4-5 साल के होते हैं तो इनके पिताजी ने एक अच्छा काम किया। तो उस समय तमिलनाडु काफ़ी आगे था, मद्रास आप कहते हैं, हमारे अंग्रेज़ों का शासन था, तो काफ़ी आगे था। तो अधिकांशतः विद्यालय अंग्रेज़ों के थे, जिसको हम ईसाई मशीनरियाँ बोलते थे। इनका एडमिशन उन्होंने ईसाई मशीनरी में कराया और अच्छी खासी पढ़ाई होती थी और हमेशा अपने कमरे में, मतलब अपने क्लास में अव्वल आया करते थे। बस एक चीज़ का इनको मरा, जब थोड़े से और बड़े हुए, ईसाई मशीनरियों में भारत की संस्कृति की बहुत बुराई की जाती थी और जो जितने भी कल्चर आपके यूरोपीय कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो बाद में सर्वपल्ली साहब को भी ये लगा कि सच में हमारा कल्चर बहुत ख़राब है, एक बच्चा है जो सिखाया जाएगा वही जानेगा। फाइनली जब वो थोड़े से और बड़े होते हैं, दर्शन शास्त्र में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी, उन्होंने साइकोलॉजी भी पढ़ी, सब कुछ पढ़ा और उसके बाद इस पर उन्होंने शोध किया। वो विदेश में भी गए, आपके ब्रिटेन के मैनचेस्टर में गए, वहाँ पे पढ़ाई की। आप कह सकते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा डिग्रियाँ थीं। डिग्री के मायने में बात करें तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात आती है, उनके पास 12 डिग्री 4 PhD थी, लेकिन इनकी डिग्री उनसे भी ज़्यादा थी। 18 डिग्री होल्डर थे ये। इन्होंने हर सब्जेक्ट में PhD तो इन्होंने नहीं किया, बट शोध किया और अधिकांश डिग्रियाँ हासिल की। दर्शन पर विशेष इनका प्रभाव रहा और जब दर्शन में शोध करते इनको पता चला कि पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे अच्छा कोई कल्चर है तो इंडियन कल्चर है। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें हैं। बाकी जैसे इनकी पढ़ाई पूरी होती है, सबसे पहले जिस विद्यालय में पढ़े थे उस विद्यालय में अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कितना छोटे से लेकर कितने बड़े स्तर तक इन्होंने काम किया। बाद में आगे चलकर, ठीक है, आपके भारत के जितने भी समय आप कह सकते हैं, ये BHU में 3 साल चांसलर रहे, DU वहाँ पे 3 साल चांसलर रहे। जितने भी भारत की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, हर जगह ये 3-3, 4-4 साल चांसलर रहे हैं। बाद में ब्रिटेन में कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी गए, वहाँ पर इन्होंने 2 साल का समय बिताया। कुल मिला जुला के उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जितने आपके सुभाष चंद्र बोस की ख्याति थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ख्याति, उससे ज़्यादा इनकी ख्याति पढ़ाई के मायने। बहुत कुशल वक्ता थे, हर छोटी बात को बहुत बड़ा विश्लेषण करके बताते थे। एक बात ये हमेशा कहा करते थे कि शिक्षक का ये गुण होना चाहिए कि वो पढ़ कर पढ़ाए, और यह खुद किसी भी टॉपिक पर बोलने से पहले उसको खूब स्टडी किया करते थे। और इनका एक बार बार कहते थे कि अच्छा शिक्षक वो है जो तथ्यों को बच्चों के माइंड में ठूसे ना, बल्कि उन्हें इतना काबिल बनाए कि आने वाली चुनौतियों के लिए वो तैयार हो सके। ये इनका कथन था। और फाइनली भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल राजनीति से जुड़े हुए नहीं थे, इसके बावजूद भी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में इनको ऑफर किया उपराष्ट्रपति का पद, तो पूरी दुनिया चकित रह गई, क्योंकि ये कभी राजनीति से उस तरीके से जुड़े नहीं। हालांकि कांग्रेस के अधिवेशनों में इन्होंने कुछ हिस्सा लिया है, 1-2 बार गए हैं, बट ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, सिर्फ इनको पढ़ाई लिखाई से मतलब था। और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और सेकंड वाले राष्ट्रपति बने। फाइनली इनके जन्मदिवस के रूप में हम लोग 5 सितंबर को इनका बर्थडे मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप। आप लोग एक बात कहनी है,
बड़ी प्रतिभाएं हैं आप लोगों के अंदर, ठीक है। और ज़माने के अकॉर्डिंग हिसाब से चलिए और खूब मेहनत करिए। बस एक बात कहना आप लोगों के लिए कि चुप क्यों रहे, खोल जमाना उड़ान देखता है, क्यों बैठा ज़मीन पर आसमान देखता है। अब मिला है हुस्न तो इसकी हिफाजत कर, तेरे हर कदम को जहान देखता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद हम आग्रह करना चाहेंगे कि सुशांत सर आपको एक मैथमेटिक्स के टीचर हमारे यहाँ, इनको हम आग्रह करना चाहेंगे कि आएँ और अपने शब्दों से आप लोगों को प्रेरित करें। सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सर ने अभी आपको बहुत बताया भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। मैं बहुत जानता भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारा जुड़ाव जीएस से अन्य क्षेत्रों में बहुत रहा नहीं है। ना मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा, ना संस्कृत का विद्यार्थी रहा। हमने बहुत बाद में जाके रीजनिंग और गणित थोड़ा बहुत सीखा, वो आप लोगों को सिखाने की कोशिश भी करता हूँ। और जहाँ तक एक शिक्षक होने के नाते अगर आज हमें कुछ कहने का अवसर मिला है, तो आप लोगों को बस ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ कुछ सीखने आते हैं तो यहाँ इसको मंदिर मान के सजदा करके यहाँ कुछ सीखने आइए। सर झुका के सीखने की कोशिश करिए और प्रयास करिए कि यहाँ जो बताया जा रहा है उसको एक विद्यार्थी की तरह आप उसको एक्सेप्ट करें। ज़्यादा चंचलता विद्यार्थी के जीवन में बहुत नुकसानदायक होती है। मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ आपके सामने। चंचलता जो है बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, लेकिन अगर आप कंपटीशन के फील्ड में हैं या सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत घातक है चंचलता। दूसरी चीज़, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए या अन्य किसी भी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 3 चीज़ों का विशेष ध्यान दें। सबसे ज़रूरी चीज़ है कंटिन्यूटी। आपके पढ़ाई में निरंतरता होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज शनिवार है, आज कोचिंग बंद है तो आज नहीं पढ़ेंगे, कल सोमवार था तो हमने बहुत पढ़ लिया था तो अब अगले दिन ना पढ़ें, आज संडे का दिन है हम चले जाएं पिक्चर देखें। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, निरंतरता बहुत ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ है एनालिसिस। आप क्या पढ़ रहे हैं, उसका कितना ग्रोथ हो रहा है आपकी तैयारी में। आप जो भी टेस्ट दे रहे हैं उसको ईमानदारी के साथ टेस्ट दें। पड़ोस में आसपास के बच्चों का देख के अगर आप 100 में 100 भी ले आते हैं तो उसका आपके एग्ज़ाम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। यहाँ अगर 100 सवाल का टेस्ट आपको दिया गया, आप सब बच्चों एक में मिला के सबने 100 का 100 सही कर लिया, तो उसका आपके एग्ज़ाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहाँ आप वही 10-20 ही सही कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम यहाँ कोचिंग में जो टेस्ट कराया जाता है उससे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि हम जो विषय पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं या अन्य जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपका कितना ग्रोथ हो रहा है। और तीसरी चीज़ है हार्ड वर्क। जहाँ आपको जिस विषय में कमी लग रही, जैसे मान लीजिए अगर आपको हिंदी कम समझ में आ रहा है या जीएस का कोई पार्ट कम समझ में आ रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, उसमें जितना ज़्यादा हार्ड वर्क हो उसको करें। उसके बाद अन्य टेस्ट जब दोबारा अगला टेस्ट हो तब उसको फिर एनालिसिस करें कि हम कहाँ थे और अब कहाँ पहुँच गए हैं। तो कंटिन्यूटी, एनालिसिस और हार्ड वर्क, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये 3 चीज़ें आपके लाइफ में एक मंत्र की तरह हैं। इनका ज़रूर पालन करें। बाकी आप लोग समझदार हैं और इस उम्र में आ गए हैं कि बहुत छोटी बातें आप लोगों को अब नहीं समझाई जा सकती है। आप लोग खुद समझदार हैं, लेकिन प्रयास करें कि आप कोचिंग में अगर कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं तो उन्हें सीखें। जहाँ कमी लग रही है वहाँ हम लोग शिक्षक बैठे हुए हैं, आप इनसे चर्चा करें कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही है या ये चीज़ अच्छे से नहीं चलाई जा रही है, तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपका साथ दें। और बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कि आप लोग जल्दी से जल्दी सफल हों, आप भी तरक्की करें, आपके परिवार, माँ बाप सबको खुशियाँ मिलें और सबसे ज़्यादा खुशी हम लोगों को मिलेगी अगर आप यहाँ से सफल होकर जाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और